नेशनल हेराल्ड का मामला 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक की तारीख, जब लगातार इस मामले में सुनवाई हो रही है। और आज का दिन बेहद ही खास इसलिए क्योंकि आज पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से दलील रखी गई। यह दलील कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और देश के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी। और उन दलीलों को सुनकर यह आम तौर पर कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि आज पहले ही दिन अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने ईडी को आउट कर दिया है। ईडी की तमाम दलीलें, तमाम तर्क आज खेत रही और हालात ये कि आज की सुनवाई में नेशनल हेराल्ड का मामला फुस होता नजर आया। सारी बातें जरा तफसील से करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हेराल्ड केस में पहले तो जज के सवालों ने ईडी को परेशान कर रखा था और आज सिंघवी की दलीलों ने ईडी को ऐसा लगता है जैसे बैकफुट पर लाकर रख दिया हो। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज एक बार फिर मामला हेराल्ड केस का। हेराल्ड केस बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और आज पहली बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से पक्ष रखा गया राउज एवेन्यू कोर्ट में। क्या रखा गया, क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने, उस तरफ विस्तार से जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा अपनी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की एक सुर्खी देख लीजिए। एबीपी न्यूज की यह सुर्खी अभिषेक मनु सिंघवी के उन्हीं दलीलों को कोट करती है। ना पैसा गया, ना संपत्ति बदली, फिर ... नेशनल हेराल्ड मामले पर सोनिया गांधी के वकील का ईडी से सवाल। अब चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी के सवाल तो बेहद ही जायज हैं, उस तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बीती सुनवाई की एक खास अपडेट दे देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, न्यूज 18 इंडिया की, अंबानी साहब का चैनल है और यह खबर बताती है नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया राहुल गांधी पर सुनवाई में कहां फंस गया ईडी का वकील, कोर्ट ने पूछा सवाल, जवाब देते नहीं बना। और क्या था वो सवाल, तो अब आपकी स्क्रीन पर जरा इसी खबर के विस्तार में चलते हैं। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू कोर्ट को आरोपियों के खिलाफ दायर चार्जशीट के बारे में बता रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया, यंग इंडियन जिसके ज्यादातर शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं, ऐसा कर्ज क्यों लेगी जिसकी कागजों पर कोई वैल्यू नहीं है? क्या वे इतने नासमझ हैं कि ऐसा कर्ज अपने ऊपर ले लेंगे? इस पर कोर्ट ने क्या सवाल किया वो भी देख लीजिए। कोर्ट ने कहा, यह अखबार यानी कि नेशनल हेराल्ड आजादी से पहले शुरू हुआ था और गांधी परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति इसका संस्थापक था। जाहिर सी बात है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री को कोट कर रहा था। आप कह रहे हैं कि एजेएल और अखबार गांधी परिवार के आने से पहले से मौजूद थे, इस पर स्पष्ट कीजिए। एक ऐसा सवाल था ये जहां पर ईडी के वकील अटक गए। उन्होंने तर्क दिया, मनी लॉन्ड्रिंग एक कंटिन्यूअस ऑफेंस है। मेरे अनुसार यह जरूरी नहीं कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को पहले कौन कंट्रोल कर रहा था। इस पर कोर्ट ने फिर सवाल दागा और पूछा, यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि गांधी परिवार ने एजेएल की हिस्सेदारी अपने कब्जे में लेने के लिए ही इसमें प्रवेश किया, तो क्या वे पहले एजेएल का हिस्सा थे या फिर कि नहीं थे, जरा यह बता दीजिए। अब अदालत के इन सवालों में बीती सुनवाई में ईडी बुरी तरीके से घिरती नजर आई थी। ऐसा लगा था जैसे ईडी के इर्द गिर्द जज साहब के ही सवालों ने, विशाल गोखले के ही सवालों ने एक चक्रगिन्नी का निर्माण कर दिया हो, एक चक्रवात आ गया हो और ईडी उसमें उलझ के रह गई हो। और फिर तारीख आज की आई, आज भी सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई। आज सोनिया गांधी की तरफ से अपना पक्ष पहले रखा गया और सोनिया गांधी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने यूं तो बहुत सारे सवाल उठाए। मसलन पहला सवाल तो यही था जो
आज से एक दिन पहले की वीडियो में भी मैं आपसे कह चुका हूं कि ना तो संपत्ति का हस्तांतरण हुआ, ना ही कहीं कोई पैसे का आदान प्रदान हुआ, तो फिर भला मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही दलील रखी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत आखिरकार यह मामला दर्ज कैसे हो सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग तो कहीं है ही नहीं। यह मामला तो दरअसल इस बात पर टिका है कि एजीएल का स्वामित्व यंग इंडियन के पास है या नहीं है, और अगर है तो उसमें अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ ही साथ अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधा सवाल किया, पूछा कि आखिरकार 10-11 सालों से प्रवर्तन निदेशालय कहां सो रहा था? कहां था प्रवर्तन निदेशालय? आज की तारीख में इतनी सक्रियता प्रवर्तन निदेशालय दिखाता है, और ऐसे में इस जांच पर भी, इस जांच के पीछे की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये एक राजनीतिक साजिश लगती है। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कही और अदालत ने उनकी किसी बात को ना तो काटा, ना ही कोई दूसरा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलीलें दी, जरा उसको भी विस्तार से अपनी स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे सीधे कहा कि यह कवायद एजीएल को कर्ज मुक्त बनाने के लिए की गई थी। सिंघवी ने कहा, हर कंपनी को कानून के तहत यह अधिकार प्राप्त है और वो हर दिन विभिन्न प्रकार के साधनों के माध्यम से अपनी कंपनी को मुक्त करती है। इसलिए आप कर्ज लेकर उसे किसी अन्य इकाई को सौंप देते हैं। इस प्रकार ये कंपनी कर्ज मुक्त हो जाती है। इसके आगे उन्होंने क्या कहा कि एक गैर लाभकारी कंपनी है और इसका मतलब यह है कि ये लाभांश नहीं दे सकती, यानी प्रॉफिट नहीं दे सकती, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दे सकती, ये भत्ते नहीं दे सकती, किसी तरीके का कोई अलावेंस नहीं दे सकती, ये वेतन नहीं दे सकती, मतलब सैलरी नहीं दे सकती, ये बोनस नहीं दे सकती, ये कुछ भी नहीं दे सकती। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने कई वर्षों तक कुछ नहीं किया और इसके बजाय एक निजी शिकायत दर्ज की। अब कुल मिलाकर जरा सा जो क्रंच है आज की पूरी सुनवाई का, और जिसके आधार पर हमने कहा कि फुस होता दिखा आज हेराल्ड का मामला, उसको समझ लीजिए वो क्रंच क्या है। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने आज जो बुनियादी दलील दी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भाई पीएमएलए के तहत यह मामला चल ही नहीं सकता, क्योंकि यह मामला दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का बनता ही नहीं है। और क्यों नहीं बनता? तो उसके पक्ष में उनकी अपनी दलील सीधी सी थी, बिल्कुल सपाट थी कि यह मामला तो यह है कि एजीएल का जो स्वामित्व है वो यंग इंडियन की तरफ आ गया। तो अगर आ गया तो भाई ये मामला स्वामित्व का है, और अब अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है तो इस पूरे मामले में कहीं मनी है ही नहीं। और उससे भी जरूरी बात ये कि दरअसल एजीएल की किसी भी संपत्ति का, जिस 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का जिक्र बार बार प्रवर्तन निदेशालय करता है, उस संपत्ति का हस्तांतरण हुआ नहीं, प्रॉपर्टी कहीं बदली नहीं, तो फिर भला आखिरकार इसे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कहा जा सकता है? पहली दलील। दूसरा, उन्होंने कहा गैर लाभकारी संस्था है यंग इंडियन, गैर लाभकारी संस्था है एजीएल, दोनों ही, यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट। और ऐसे में ये ना तो राहुल गांधी को कोई लाभांश देगी, ना सोनिया गांधी को कोई लाभांश देगी। जब आरोपियों को इससे कुछ मिल ही नहीं सकता, ये नॉन फॉर प्रॉफिट है, तो फिर भला मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो जाएगी? और इसके साथ ही साथ अब एक बात और समझने की जरूरत है। ईडी की दलील थी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने साजिशन इस यंग इंडियन को बनाया और यंग इंडियन के जरिए 90 करोड़ का कर्ज यंग इंडियन को ट्रांसफर किया और शेयर ट्रांसफर किए, और इस तरीके से उन्होंने कब्जा किया एजीएल पे ताकि वो संपत्तियों पे कब्जा कर सके। लेकिन यहां पर जज साहब ने जो कल की तारीख में सवाल उठाए थे वो सवाल बेहद जायज है। जज साहब ने कहा था कि आपने कहा कि वो इस कंपनी में आना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने किया, इसमें स्वामित्व पाना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने किया। तो भैया ये बताइए कि गांधी परिवार क्या पहले से स्वामित्व नहीं रखता था? और इसका जवाब जाहिर सी बात है ईडी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी तो
स्थापना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जाहिर सी बात है कि जिस नेशनल हेराल्ड, जिस नवजीवन अखबार की शुरुआत, जिस कौमी आवाज की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी, हेराल्ड हाउस की जो स्थापना करी, दरअसल कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी उस एजीएल को चलाना, क्योंकि कांग्रेस की विरासत है वो। और ऐसे में यदि एजीएल करोड़ों के कर्ज में थी तो फिर कांग्रेस की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी यह भी बनती थी कि वो नेहरू की उस विरासत को कर्ज मुक्त बनाए, और यही काम कांग्रेस ने किया। अब प्रवर्तन निदेशालय का अगला मूव क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। राहुल गांधी की तरफ से भी दलीलें रखी जाएंगी और उन दलीलों के बाद यह अदालत क्या कहती है, ये हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। कल की तारीख में फिर से इसी अदालत में सुनवाई होगी और इस बार राहुल गांधी की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।